हेलो दोस्तों, इंडिया में इस समय तीन चीजों ने सबसे ज्यादा भौकाल मचा रखा है। एक इंडिया के मॉनसून ने, दूसरा यहाँ पर ह्यूमिडिटी ने, और तीसरा यूट्यूब पर मैंने। और इनफैक्ट तीनों चीजें जो है वो भूगोल से संबंधित हैं। भूगोल हमारे दिनचर्या का भाग है और आज हम भूगोल में जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत। तो ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी था, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय अल्फ्रेड वेगनर, ए क्लाइमेटोलॉजिस्ट, वेरी फेमस क्लाइमेटोलॉजिस्ट फ्रॉम जर्मनी. It was given in 1912, but it came to limelight in 1920. 1912 में ये कॉन्सेप्ट जो है वो सबसे पहले ये थ्योरी दी गई थी और ये फोकस में जो है वो आई 1920 के आसपास। तो ये थ्योरी एक्चुअली एक्सप्लेन करती है कि जो वर्ल्ड के कॉन्टिनेंट्स हैं उन्होंने अपनी पोजीशन कैसे शिफ्ट किया है, जो विश्व के महाद्वीप हैं उन्होंने अपनी जगह कैसे बदली है। हाउ द कॉन्टिनेंट्स शिफ्टेड देयर पोजीशन ऑन द अर्थ सरफेस। सो दिस थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट हाइपोथेसिस। अल्फ्रेड वेगनर जब इस सिद्धांत की व्याख्या कर रहे थे तो उन्होंने पहले कुछ चीजें देखी जिसको उन्होंने आधार बना करके इस सिद्धांत को और आगे बढ़ाया। सो व्हाट ही ऑब्जर्व, एक्चुअली ब्राजील, यू कैन सी, इंडिया, अफ्रीका, ऑल दीज रीजन्स आर लोकेटेड इन ट्रॉपिकल जोन्स, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित हैं। बट they found the evidence of carboniferous glaciation in these warm regions. उन्हें गर्म प्रदेशों में जो है वो हिमानियों के कुछ जो है वो एविडेंसेस मिले हिमानी प्रक्रिया के। इसके आधार पर उन्होंने कहा कि जरूर से जरूर कुछ चीजें हुई होंगी तभी गर्म प्रदेशों में ग्लेशिएशन के एविडेंस, हिमानी प्रक्रम के एविडेंस जो है वो मिल रहे हैं। तो उन्होंने दो बातें कही, जो दो बातें कही वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसको ध्यान में रखना है। उन्होंने, कुछ लोग कहते हैं कि दो एजम्पशन बनाए, उनके कई सारे एजम्पशंस थे, पर उन्होंने जो दो बातें कही वो हैं, सबसे पहले उन्होंने कहा कि इफ द लैंड मासेस ऑफ द वर्ल्ड हैव बीन स्टेबल एट ए प्लेस, क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ द वर्ल्ड हैव बीन शिफ्टेड। मतलब अगर विश्व के जो स्थल खंड हैं वो एक जगह पर कहीं स्थिर रहे होंगे तो क्लाइमेटिक जोन्स जो हैं, जो जलवायु कटबंध हैं, उन्होंने अपनी जगह बदली होगी। सबसे पहली बात उन्होंने इस बात को कहा और फिर उन्होंने अपनी दूसरी बात कही। उन्होंने दूसरी बात ये कही कि या तो ऐसा हुआ होगा कि जो है वो लैंड स्टेबल रहे होंगे, क्लाइमेटिक जोन्स ने अपनी जगह बदली होगी, या ऐसा हुआ होगा कि अगर क्लाइमेटिक जोन्स अपनी जगह पर स्टेबल रहे होंगे तो लैंड मासेस जो है उन्होंने अपनी जगह बदली होगी। मींस इफ द क्लाइमेटिक जोन्स हैव बीन स्टेबल थ्रू आउट जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, लैंड मासेस हैव शिफ्टेड देयर पोजीशन। तो ये जो दूसरी बात उन्होंने कही, उन्होंने उस बात को जो है वो माना। उन्होंने कहा, उसी को आधार बनाते हुए अपनी थ्योरी को आगे बढ़ाया। उन्होंने ये माना कि द क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ द वर्ल्ड आर स्टेबल, लैंड मासेस हैव शिफ्टेड देयर पोजीशन, हैव चेंज्ड देयर पोजीशन, हैव ड्रिफ्टेड अपार्ट। और फिर वो अपनी थ्योरी की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर एक और है कि उनकी जो कौन सी किताब का क्या नाम था जिसमें उन्होंने इस थ्योरी को दिया था, नेम ऑफ द बुक इन विच द थ्योरी वाज गिवन। सो द बुक वाज द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस, व्हिच वाज रिटन इन 1912। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दिस। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर यूजीसी नेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उन्होंने इसको माना, दूसरी बात को, और उसके साथ साथ उन्होंने कुछ और भी एजम्पशंस अपने बनाए।
अब वो और सारे एजम्पशंस जो उन्होंने बनाए वो क्या हैं, उन एजम्पशंस को हम इन सारे मैप पर देखेंगे। उन्होंने सबसे पहली बात जो है वो जो मानी कि अर्थ का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इज ए 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सियाल, सीमा एंड नीफे। द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इज ए 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर, जिसमें सियाल, सीमा और नीफे की उन्होंने बात करी और उन्होंने ये कहा कि द सियाल इज फ्लोटिंग ओवर सीमा। जो सियाल है वो सीमा के ऊपर तैर रहा है। इसका मतलब उन्होंने सियाल को लैंडमास माना और सीमा को उन्होंने पानी माना। सो सीमा वाज बेसिकली वाटर दैट सराउंडेड द लैंडमास एंड सियाल वाज द लैंडमास। और सियाल को उन्होंने क्रिस्टल सरफेस माना, या जो हमारी अर्थ क्रस्ट है वो माना लैंडमास को ही। तो ये पहला उनका बिलीफ था, एजम्पशन था। दूसरा उन्होंने कहा along with the time floating continental masses drifted northward and westward। उन्होंने ये बताया इस समय के साथ जो कॉन्टिनेंटल मासेस थे वो नॉर्थ की तरफ खिसके हैं और पश्चिम की तरफ खिसके हैं। फिर उन्होंने कहा जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास था उसने ही ओशंस और कॉन्टिनेंट्स को बनाया। मींस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मासेस हैव क्रिएटेड ओशन एंड सेपरेट वेरियस कॉन्टिनेंट्स, ये उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा कि इसी ड्रिफ्टिंग के कारण से इन सारे रीजन्स ने अलग अलग क्लाइमेटिक जो है वो फिनोमेना को एक्सपीरियंस किया होगा, अलग अलग क्लाइमेट्स को एक्सपीरियंस किया होगा और इसी के साथ वो अपनी थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं। तो अब जब वो अपनी थ्योरी को आगे बढ़ा रहे हैं तो उन्होंने ये बात तो कह दी और मान लिया कि कॉन्टिनेंट्स जो है वो उन्होंने जो है वो ड्रिफ्टिंग की है, कॉन्टिनेंट्स हैव चेंज्ड देयर पोजीशन। बट जब वो थ्योरी में ये सारी चीजें बोलते हैं तो लोग भी भाई उस समय के जो विद्वान लोग रहे होंगे उन्होंने पूछा होगा कि आपने कह तो दी ये बात, लेकिन कुछ तो कारण रहा होगा इसके पीछे कि भाई ये तो बताओ कि कैसे, किस कारण से, कौन सा ऐसी चीज हुई कि ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट हुए, अपनी जगह बदली। तो उन्होंने 2 तरीके के बल बताए हैं अपनी थ्योरी में। He has told 2 types of forces in his theory which are responsible for the drifting of the continents। उन्होंने 2 तरीके के बल बताए हैं। तो कौन से 2 तरीके के उन्होंने बल बताए हैं? सबसे पहले उन्होंने एक बल बताया फोर्स ऑफ बॉयंसी, उन्होंने उत्प्लावन बल बताया। फोर्स ऑफ बॉयंसी बताया कि इसी फोर्स ऑफ बॉयंसी उत्प्लावन बल के कारण से ये कॉन्टिनेंट्स नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हुए थे। ये चीज याद रखना है कि विच फोर्स वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स जो उत्तर की तरफ जो है वो भागे हैं उसके लिए कौन सा बल जिम्मेदार था? वो था फोर्स ऑफ बॉयंसी या उत्प्लावन बल। दूसरा उन्होंने बताया टाइडल फोर्स ऑफ मून, चंद्रमा का ज्वारीय बल। और वो जो चंद्रमा का ज्वारीय बल था टाइडल फोर्स वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट टुवर्ड्स द वेस्ट। कॉन्टिनेंट्स के पश्चिम की तरफ मूवमेंट के लिए जो बल रिस्पॉन्सिबल था वो था फोर्स ऑफ बायंसी। तो उन्होंने 2 बलों की व्याख्या की है अपनी थ्योरी में और उसके बाद उनकी थ्योरी आगे बढ़ती है। जब उनकी थ्योरी आगे बढ़ती है तो उन्होंने बहुत सारी चीजें अपनी थ्योरी में बताई है, अभी आगे हम उनको देखेंगे। फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि हाउ द कॉन्टिनेंटल मासेस ड्रिफ्टेड,
So first of all, his theory, as you can see in this picture, his theory first of all starts from the कार्बोनिफेरस पीरियड। मैंने पहले ही कहा था कार्बोनिफेरस ग्लेशिएशन को वो देख रहे थे, उसी के बेसिस पे उन्होंने थ्योरी स्टार्ट करी थी। सो व्हेन द थ्योरी स्टार्ट्स, ही फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन्स अबाउट द दिस कार्बोनिफेरस ग्लेशिएशन। उन्होंने ये बताया कि जो कार्बोनिफेरस पीरियड था उस समय इतना ज्यादा ग्लेशिएशन हुआ था सदर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, जो दक्षिण का अर्थ के, जो पृथ्वी के दक्षिण का भाग था, उस भाग में बहुत हैवी ग्लेशिएशन हुआ था। बिकॉज ऑफ द हैवी ग्लेशिएशन इन कार्बोनिफेरस पीरियड, दिस पार्ट वाज एंटायरली कवर्ड विद द ग्लेशियल मास, बर्फ से ढका हुआ था। और फिर उनकी थ्योरी जो है वो यहां पर स्टार्ट होती है। तो उन्होंने कहा जो कार्बोनिफेरस का टाइम था उस समय यहां ग्लेशिएशन हुआ था और सारे के सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो एक जगह पर यूनाइटेड थे। ऑल द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड वर यूनाइटेड एट ए प्लेस इन द सदर्न हेमिस्फीयर नियर अंटार्कटिका। अभी जो वर्तमान का अंटार्कटिका है उसके आसपास ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स यूनाइटेड थे एक सुपर कॉन्टिनेंट के रूप में। एंड द नेम ऑफ सुपर कॉन्टिनेंट वाज पैंजिया। सुपर कॉन्टिनेंट का नाम था पैंजिया। तो पैंजिया जो था एक जो है वो सुपर कॉन्टिनेंट था, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पैंजिया, ये सदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। एंड दिस सुपर कॉन्टिनेंट वाज फॉर्म्ड ऑफ सियाल। ये सिलिका और एल्यूमिनियम से बना था। And he said that he called it Sial, and this supercontinent was surrounded by water from all the sides. वाटर को उन्होंने कहा सीमा। तो ये उन्होंने वाटर बॉडी जो थी उसका नाम बताया पैंथेलासा। तो पैंजिया was surrounded by water body called पैंथेलासा, जो कि क्या था, सीमा था। It was सीमा। इसकी जो क्रस्ट थी उसकी डेंसिटी ज्यादा थी, 3 के अराउंड थी। इसकी डेंसिटी 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अराउंड थी। सो दिस वाज मोर डेंसर देन दिस। अब फिर उन्होंने क्या कहा, आगे जब थ्योरी बढ़ती है तो उन्होंने कहा लेट कार्बोनिफेरस पीरियड में क्या हुआ, गोंडवाना लैंड जो था, सॉरी जो पैंजिया था वो क्या हुआ, नॉर्थ की तरफ मूव करना स्टार्ट हुआ। द नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ पैंजिया स्टार्टेड इन लेट कार्बोनिफेरस पीरियड। कार्बोनिफेरस पीरियड के लास्ट में इसका उत्तर की तरफ मूवमेंट स्टार्ट हुआ बिकॉज ऑफ द ड्रिफ्टिंग। इसकी ड्रिफ्टिंग हुई। तो मैंने पहले ही आपको दो फोर्सेस के बारे में बताया हुआ है। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू about two forces. So the force which was responsible for the northward movement of the continents was force of buoyancy. जो उत्प्लावन बल था वो उत्तर की तरफ इसके मूवमेंट के लिए जिम्मेदार फोर्स था। तो उन्होंने कहा पैंजिया नॉर्थ की तरफ ड्रिफ्ट हुआ। पैंजिया ब्रोक ऑफ इनटू 2 पीसेस, 2 पार्ट में टूट गया, जिसके नदर्न पार्ट को लॉरेशिया बोला गया और सदर्न पार्ट को बोला गया गोंडवाना लैंड। So the northern part was Laurasia and the southern part was called Gondwana land, and in between Laurasia and Gondwana land a sea was created. एक सागर का निर्माण हुआ। अब हुआ क्या कि जैसे जब ये नॉर्थ की तरफ ड्रिफ्ट हुआ तो ये बीच में से फट गया, बीच में से यहाँ पर एक गैप क्रिएट हुआ। पैंथेलासा जो था यहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ था। इट वॉज द रीजन ऑफ पैंथेलासा विच वॉज एक्चुअली वाटर। सो वाटर ऑफ पैंथेलासा फिल्ड इन द गैप विच वॉज बिटवीन लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड। तो ये जो गैप था जब वहां पर पानी भरा तो इसको टेथीस सी बोला गया। दिस वॉज कॉल्ड टेथीस सी और टेथीस जियोसिंक्लाइन। सो टेथीस जियोसिंक्लाइन वॉज बिटवीन लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड, जो कि क्या थे, टूटे हुए भाग थे किसके, पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट के। तो ये चीजें जो है वो उन्होंने बताई कि कार्बोनिफेरस में हुई। फिर आप इस पिक्चर को देखेंगे
तो ये पिक्चर एक्सप्लेन करता है जुरासिक जो एज थी, जुरासिक पीरियड से लेकर के मायोसीन पीरियड तक। सो बिटवीन जुरासिक एंड मायोसीन पीरियड फर्दर स्प्लिटिंग ऑफ लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड स्टार्टेड। मतलब गोंडवाना और जो आपके गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया थे, साउथ वाला गोंडवाना लैंड था, नॉर्थ वाला लॉरेशिया था, फर्दर स्प्लिट हुए, टूट गए। और टूटने के बाद ये ड्रिफ्टिंग जो थी वो चलती रही। यहाँ पर नॉर्थवार्ड ड्रिफ्टिंग हो रही थी, उसके बाद वेस्टवार्ड ड्रिफ्टिंग भी स्टार्ट हो गई। सो द रीजन ऑफ वेस्टवार्ड ड्रिफ्टिंग वाज टाइडल फोर्स। जो ज्वारीय बल था उसको उन्होंने बताया कि वेस्टवार्ड जो पश्चिम की तरफ कॉन्टिनेंट टूट करके अलग हुए वो उसका मेन रीजन था। सो मेन रीजन ऑफ द ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द वेस्ट वाज द टाइडल फोर्स। अब जुरासिक से लेकर के मायोसीन पीरियड के बीच में ये सारी चीजें हुई। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दे दिया जाएगा आपको क्वेश्चन और उसमें से ये पूछा जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ लॉरेशिया। लॉरेशिया का कौन सा भाग है? तो आपको ये याद रखना है कि लॉरेशिया से टूटने के बाद कौन कौन सी चीजें बनी, और जो आपका गोंडवाना लैंड था उसको टूटने के बाद आप what continental bodies or land masses were formed after splitting of Gondwana land। तो जब ये वेस्ट की तरफ यहाँ पर मूवमेंट हुआ, वेस्टवार्ड मूवमेंट के कारण लॉरेशिया जो था उससे टूट करके अलग हुआ, ग्रीनलैंड बना, नॉर्थ अमेरिका बने, इधर यूरेशिया जो था वो भाग रहा था इधर की तरफ, लेकिन कम जो था वो टूट गया बीच में से, तो वो अपनी जगह से थोड़ा कम भागा। सो यूरेशिया, ग्रीनलैंड एंड नॉर्थ अमेरिका वर पार्ट ऑफ लॉरेशिया। साउथ अमेरिका, मेडागास्कर, अफ्रीका, पेनिनसुलर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड द अंटार्कटिका, ये सारे के सारे जो थे वो पार्ट थे गोंडवाना लैंड के। आपको इन चीजों को याद रखना है। और जब ये इधर से इधर की तरफ भागे तो उसी समय अटलांटिक ओशन का फॉर्मेशन हुआ। आपको मैं इस मैप पे दिखाऊं तो उसी सेम टाइम पे यू कैन सी हियर दैट द अटलांटिक ओशन वाज फॉर्म्ड। तो जब ये जुरासिक पीरियड स्टार्ट होता है, इन द जुरासिक पीरियड ओनली Atlantic formation of Atlantic Ocean started, so the continental masses moved towards the western side, पश्चिम की तरफ ये मूव हुए। इसके बीच में से जो है वो यहाँ से आप ये जो सरफेस थी या जो प्लेट थी, उस समय हालांकि वो प्लेट वर्ड नहीं यूज किया गया था, ये फटी, स्प्लिट हुई, नीचे से वॉल्केनिक इरप्शन स्टार्ट हुए। सो mid oceanic ridge was formed in between the Atlantic Ocean. So Atlantic Ocean was formed, mid oceanic ridge was formed, Labrador Sea was formed, Baffin Bay was formed, Greenland was formed, this Hudson Bay and all this North American continent, South American continent, all these were formed and these were result of westward movement। तो ये वेस्टवार्ड मूवमेंट की उन्होंने बात करी और उसके कारण से इन सब चीजों के निर्माण की बात बताई। फिर उन्होंने ये बताया कि धीरे धीरे जो है वो प्लायोसीन पीरियड आते आते, इन द प्लायोसीन पीरियड द प्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स स्टैब्लिश्ड। प्लायोसीन पीरियड के आते आते जो प्रेजेंट वर्तमान की हमारे महाद्वीपों की स्थिति है वो आ गई। तो ये चीजें उन्होंने अपनी थ्योरी में बताई और उन्होंने इस थ्योरी को बताने के लिए जो है वो बहुत सारे एविडेंसेस भी दिए, लेकिन उसके पहले कुछ उन्होंने इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशंस और किए, उसके बारे में जो है वो थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि उसी की थ्योरी में उन्होंने he has also explained about the formation of folded mountains, how the folded structures over the earth surface have been formed because of these movements। तो उन्होंने
सबसे पहले नॉर्थ साउथ माउंटेन्स के बारे में बताया कि हमारे जो माउंटेन्स फॉर्म हुए हैं, कैसे जो माउंटेन्स फॉर्म हुए हैं, ये माउंटेन जैसे हिमालय यहाँ पर है, कैसे ये माउंटेन्स ईस्ट टू वेस्ट माउंटेन्स फॉर्म हुए हैं, एंड हाउ द नॉर्थ साउथ माउंटेन्स हैव बीन फॉर्म्ड। तो उन्होंने ये बताया कि जब ये नॉर्थवर्ड मूवमेंट हो रहा था, सो बिकॉज ऑफ द नॉर्थवर्ड मूवमेंट when Tethys geosyncline or Tethys sea developed between this Eurasian landmass and the part of Gondwana, इसमें इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग है, विच इज मोर साइंटिफिक, और अफ्रीकन प्लेट के बीच में जो है वो टेथीज जो जियोसिंक्लाइन थी, ये नॉर्थवर्ड मूवमेंट हो रहा था, तो ये बीच की जियोसिंक्लाइन का जो मटेरियल था, the material, the sediment that was present in the Tethys geosyncline because of the extreme compressive forces from both sides folded into mountain structures। तो इस तरीके से हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, और जो एल्पाइन माउंटेन्स थे, एल्प्स माउंटेन्स जो थे, हिमालयन और एल्प्स, इनका फॉर्मेशन हुआ किसके कारण से? नॉर्थवर्ड मूवमेंट के कारण से। और जो यहाँ पर आप देखोगे, नॉर्थ अमेरिका में ये रॉकीज हैं, साउथ अमेरिका में एंडीज हैं। सो दीज रॉकीज एंड एंडीज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द वेस्टवर्ड मूवमेंट। यहाँ पर सेडिमेंट्स थे, जो ये फोरलैंड्स थे, कॉन्टिनेंट्स के आगे के जो भाग थे, वहां पर सेडिमेंट्स उनको मिले पैसिफिक ओशन के आसपास, और इसके कारण से क्या हुआ कि खूब जोर से दोनों तरफ से प्रेशर लगा, दबाव पड़ा, एक्सट्रीम कंप्रेसिव फोर्सेस, सो द मटेरियल्स दैट वर प्रेजेंट हियर फोल्डेड इनटू माउंटेन स्ट्रक्चर। सो दिस वे ही आल्सो एक्सप्लेन्ड अबाउट द ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ माउंटेन्स। और फिर उन्होंने आइलैंड आर्क्स के बारे में भी बात करी, उसका भी एक्सप्लेनेशन दिया, जहां पर वो सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किए जाते हैं। ही इज क्रिटिसाइज्ड हियर व्हेन ही इज टॉकिंग अबाउट द आइलैंड आर्क्स। तो वहां पर जो क्रिटिसाइज किए जाते हैं, वो कैसे क्रिटिसाइज किए जाते हैं? उन्होंने जो ये जापान और इधर साइड में न्यू गिनी और ये आइलैंड्स हैं बहुत सारे, जो है वो फिलीपींस, मनीला, उन्होंने कहा जब, और उसके साथ साथ यहाँ आइसलैंड और बहुत सारे आइलैंड यहाँ पर कनाडा के आसपास हैं, उन्होंने ये कहा कि जब ये मूवमेंट हो रहा था, वेस्टवर्ड ड्रिफ्टिंग हो रही थी, तो बहुत सारा जो ये कॉन्टिनेंट था इतना बड़ा था कि जब इधर मूव करता था तो सारा का सारा लैंडमास उसी स्पीड में मूव नहीं कर पाया, ड्रिफ्टिंग सेम वेलोसिटी से नहीं हो पाई, तो बीच में जो पार्ट टूट गए उन्हीं से ही टूट करके आइलैंड का फॉर्मेशन हो गया। अब इस पॉइंट पर जो है वो यहां पर क्रिटिसाइज किए जाते हैं, बिकॉज he told that islands arcs around Eurasia and other parts were formed due to slowing down of drifting velocity of moving continents, but plate tectonics has proved that many islands of these regions and these regions have been formed because of the volcanic activities। ज्वालामुखी प्रक्रमों के द्वारा बहुत सारे जो है वो आइलैंड्स का फॉर्मेशन हुआ है, तो यहां पर वो क्रिटिसाइज किए जाते हैं। फिर उन्होंने, मैंने पहले ही बताया, कार्बोनिफेरस ग्लेशिएशन का भी एक्सप्लेनेशन दिया कि बिकॉज ऑफ दिस ड्रिफ्टिंग एविडेंसेस ऑफ ग्लेशिएशन हैव बीन फाउंड इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, लाइक इन इंडिया, लाइक इन ब्राजील, लाइक इन ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका में तो है ही, अभी भी ग्लेशिएशन है, वहां पे ठंडी है, तो उन्होंने इसके बारे में भी एक्सप्लेन किया। अब उन्होंने ये सारी चीजें तो बताई, पर लोग तो है पूछेंगे, तो और सारे जो उनके साथ के जियोमॉर्फोलॉजिस्ट थे उन्होंने ये कहा कि भाई आपने ये सारी चीजें तो बता दी, पर क्या
डू यू हैव एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ योर थियरी? तो उन्होंने कई सारे एविडेंसेस दिए हैं, जिसमें एक दो एविडेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए। मोस्ट ऑफ द एविडेंसेस आर इंपॉर्टेंट, बट उन्होंने कौन कौन से एविडेंस दिए अपनी थ्योरी के सपोर्ट में, अब जरा सा उसको हम देख लेते हैं। उन्होंने सबसे पहली जो बात की वो बात की है जिगसॉ फिट की। सो ही इज टॉकिंग अबाउट जिगसॉ फिट। फर्स्ट एविडेंस दैट ही इज गिविंग इज जिगसॉ फिट। तो उन्होंने जो जिगसॉ फिट है उसको बताया पहले एविडेंस के रूप में। क्या है जिगसॉ फिट, ये देखते हैं। व्हाट इज जिगसॉ फिट? जिगसॉ फिट का मतलब ये है कि जो साउथ अमेरिका है और जो अफ्रीका है, द कॉन्टिनेंटल मास ऑफ साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका इफ जॉइंट टुगेदर दे लुक लाइक ए ब्रोकन ऑफ पीसेस ऑफ बोर्ड। ये दोनों एक दूसरे के जब सामने लाए जाते हैं, साउथ अमेरिका आपका ये जो है और आपका ये जो अफ्रीका है, ये जब एक साथ लाए जाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये टूटे हुए भाग हैं, ये कॉन्टिनेंट्स के टूटे हुए भाग हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी, अगर इसको इसके नीचे ला दिया जाए तो ऐसा लगता है जैसे ये इसी का टूटा हुआ भाग है। वैसे ही इस पार्ट को अगर यहाँ पर ला करके फिट किया जाए, इफ दिस पार्ट इज रीफिटेड हियर, ऐसा लगेगा कि दैट दीज आर ब्रोकन ऑफ पीसेस ऑफ ए बोर्ड। एक लकड़ी के टूटे हुए टुकड़े की तरह ये यहाँ पर आकर के इकट्ठा हो जाएंगे। तो उन्होंने ये पहला एविडेंस बताया जिगसॉ फिट। फिर उन्होंने ये बताया कि जो यहाँ के माउंटेन्स हैं और जो यहाँ के माउंटेन्स हैं उनके बीच में देयर इज जियोलॉजिकल सिमिलैरिटी। जियोलॉजिकल सिमिलैरिटी of the eastern and western coasts of Atlantic, there is a similarity between Caledonian and Hercynian mountains on the both coasts of Atlantic. Atlantic Ocean के दोनों किनारों पर जो माउंटेन्स हैं उनके बीच में जियोलॉजिकल सिमिलैरिटी है, उनके पहाड़ों में जो है वो समानता मिलती है। यहाँ पर जो वेजिटेशन के रिमेनेंट्स मिले हैं, फॉसिल्स जो मिले हैं, उनमें भी सिमिलैरिटी है। सो सिमिलैरिटी इन द फॉसिल्स ओवर बोथ द कोस्ट ऑफ एटलांटिक, ये भी प्रूफ करता है। फिर उन्होंने एक एनिमल होता है, स्मॉल एनिमल विच इज मेनली फाउंड इन दिस स्कैंडिनेवियन रीजन, जो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड वाला रीजन है, जिसका नाम है लेमिंग्स। So he is also giving example of lemmings। Lemmings क्या करते हैं, उनकी एक टेंडेंसी होती है, when lemmings has a tendency that when their number increases they start running towards the west। जब उनकी संख्या बढ़ जाती है वो पश्चिम की तरफ भागना स्टार्ट करते हैं। तो जब ये सब यूनाइटेड थे तो यहाँ से भाग करके वो आराम से आ जाते थे इधर नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप से भागे नॉर्थ अमेरिका आ गए। बट जब ये ड्रिफ्टिंग हो गया तो यहां से भागते वो सब आकर के समुद्र में गिर जाते थे। और जब बहुत टाइम बीत गया, उनकी स्टडी हुई तो लेमिंग्स के जो रेमिनेंट्स थे यहाँ समुद्र से भी मिले हैं, यहाँ से भी मिले हैं और यहाँ पे लेमिंग्स मिलते ही हैं। सो दिस ऑल्सो प्रूव्स दैट द कॉन्टिनेंट्स हैव ड्रिफ्टेड। कॉन्टिनेंट्स क्या हुए हैं, अपनी जगह से ड्रिफ्ट हुए हैं, उन्होंने अपनी जगह को, अपनी पोजीशन को चेंज किया हुआ है। अभी भी जो ग्रीनलैंड है, अगला जो एविडेंस है, ग्रीनलैंड इज स्टिल ड्रिफ्टिंग। इट हैज बीन साइंटिफिकली प्रूव्ड दैट ग्रीनलैंड इज स्टिल ड्रिफ्टिंग 20 सेंटीमीटर एनुअली। हर साल लगभग जो है वो 20 सेंटीमीटर के आसपास जो ग्रीनलैंड है वो ड्रिफ्ट कर रहा है वेस्ट साइड में। उसी तरीके से जो एक वेजिटेशन थी जिसका नाम था ग्लोसोप्टोरिस वेजिटेशन। ग्लोसोप्टोरिस वेजिटेशन हर जगह पे लगभग मिलती है, ऑस्ट्रेलिया में मिलती है,
ये अफ्रीका में मिलती है। फॉकलैंड आइलैंड्स हैं यहाँ पर, उसके आसपास ये मिलती है। तो जो ग्लोसोप्टोरिस, यहाँ पर फॉकलैंड आइलैंड है, सो जो ग्लोसोप्टोरिस वेजिटेशन है ये सब जगह मिलती है। ये प्रूव करती है कि पहले ये सारे कॉन्टिनेंट्स क्या थे, ये यूनाइटेड थे। इसी तरीके से ग्लेशिएशन, एविडेंस ऑफ ग्लेशिएशन, हिमानी प्रक्रम, जो हिमानी स्थलाकृतियां, हिमानी जनित स्थलाकृतियां इंडिया में भी मिली हैं, अफ्रीका में भी मिली हैं, साउथ अमेरिका में भी मिली हैं, ब्राजील में, ये सब भी प्रूफ करती हैं। तो ये बहुत सारे प्रूफ दिए उन्होंने अपनी थ्योरी के सपोर्ट में। उसके बाद उनकी थ्योरी क्रिटिसाइज भी की गई। सो हिज थ्योरी वाज आल्सो क्रिटिसाइज्ड एट सम पॉइंट्स। मैंने पहले ही बताया था, जैसे उन्होंने जो है वो जो बल बताए, so the forces told by Wegener are not sufficient for the drifting of such huge land masses। वो पर्याप्त नहीं थे इतने बड़े बड़े लैंड मासेस को, जो है वो स्थल खंडों को अपनी जगह से हटाने के लिए, ड्रिफ्ट करवाने के लिए। फिर पहले मैंने बता चुका हूं कि आइलैंड को उन्होंने ब्रोकन ऑफ पार्ट कहा, टूटा हुआ भाग कहा इन्हीं मूविंग आइलैंड्स के, बट एक्चुअली मैनी आइलैंड्स है वॉल्केनिक ओरिजिन। सो हियर ही क्रिटिसाइज्ड, वो इसलिए भी क्रिटिसाइज किए जाते हैं कि अगर उन्होंने जैसे बताया कि ये जो कॉन्टिनेंटल मासेस की जो ड्रिफ्टिंग हुई उसके पीछे बल रिस्पॉन्सिबल थे, तो क्या कार्बोनिफेरस पीरियड के पहले वो बल नहीं काम कर रहे थे? व्हाई इट स्टार्टेड इन कार्बोनिफेरस पीरियड ओनली। नेक्स्ट पॉइंट, he said that Sial, in the beginning he is saying that Sial is floating over Sima, Sial freely floating over Sima, बिना किसी रोक टोक के सीमा पर तैर रहा है। बट बाद में वो कहते हैं कि जब ये वेस्टवार्ड की तरफ मूवमेंट हुआ तो उसमें डिस्टरबेंसेस हुए, जो ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी हुई, स्लो डाउन हुई, कॉन्टिनेंट्स टूटे, आइलैंड का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर भी वो क्रिटिसाइज किए जाते हैं। और सियाल जो है वो सीमा पर फ्लोट नहीं कर रहा है। सियाल इज ए डिफरेंट लेयर, सीमा इज ए डिफरेंट लेयर एंड नीफे इज डिफरेंट लेयर। क्रस्ट मेंटल कोर, सियाल इज क्रस्ट, सीमा इज मेंटल एंड नीफे इज कोर। इट हैज बीन प्रूव्ड बाय प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। सो ही इज आल्सो क्रिटिसाइज्ड, ही हैज बीन प्रूव्ड एट रॉन्ग एट मैनी पॉइंट्स। बहुत सारे पॉइंट्स पे वो गलत प्रूव किए गए हैं। तो ये सारी चीजें थी जो उन्होंने अपनी थ्योरी में कही, लेकिन ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस थ्योरी को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस थ्योरी के बेसिस पे प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी की बहुत अच्छे से व्याख्या होती है। थैंक यू।